बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद फ़ारूक डोगर, नुमाइंदा ख़ुसूसी रोज़नामा पाकिस्तान, अपने प्रोग्राम आमने सामने में हाज़िर खिदमत हूँ। हमारे साथ मौजूद है हमारे प्रोग्राम के मायनाज़ तजिया निगार जनाब MS अतर कुरैशी साहब, जो कि लीड करते हैं PMHD TV और TTSJ ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को। हम अपने तजिया निगार को अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज जो हमारा मौजूद गुफ्तगू है वो है PDM आज इलेक्शन कमीशन के सामने मुज़ाहरा करने जा रही है, और या यूँ समझिए कि अपनी सियासी क़ुव्वत का एक मुज़ाहरा करेगी कि हम कुछ हैं, हुकूमत को भी बताना चाह रही है। और उनका जो मेन पर्पस है वो ये है, जो PTI का जो फंडिंग केस जो भी उठा है, फॉरेन फंडिंग केस जो है वो उठा है, उसके वो फैसला जल्द से जल्द करवाना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन से, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और जिसकी हुकूमत ने खुद इजाज़त दी, हाँ करो आप, क्योंकि हुकूमत इस कदर सेटिस्फाई है, इस कदर मुतमईन है कि उनको तो जैसे पहले से पता है कि कुछ भी नहीं होना। और दूसरा जो हमारा आज का टॉपिक है वो है सेनेट इलेक्शन। हमारे पंजाब के वसीम अकरम जनाब, समझ ही गए होंगे, वसीम अकरम उस्मान गुजार साहब जो है CM पंजाब, वो कोरोना को शिकस्त देकर दोबारा से अपनी सीट पर पहुंच चुके हैं और बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं और बड़े धुआंधार बयान दे रहे हैं। PDM को तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ये शिकस्त खुर्दा लोगों का इज्तिमा है, और साथ साथ वो सेनेट के इलेक्शन के लिए बड़े एक्टिव हैं, क्योंकि पंजाब में PTI 7 नशिस्तों में से 5 नशिस्तें हासिल कर सकती है, लेकिन उसको काफ लीग को भी एक सीट देनी पड़ेगी। अब इसका अभी आपस में इन लोगों का कुछ मामला तय नहीं हो पा रहे हैं। तो हम जनाब MS अतर कुरैशी साहब से दरख्वास्त करेंगे कि आज इन दो मौज़ूआत पर अपने तज़किये से आवाम को आगाह करें। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक व सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मोहतरम फारूक साहब, बहुत शुक्रिया आपका जी कि आपने जो है ये PDM को जिंदा रखा हुआ है अपने प्रोग्राम के जरिए। जी जी। वरना तो जो सूरत हाल इस वक्त मुल्क की है, तो उसमें तो कोई भी जिंदा नहीं है सिवाय उन लोगों के कि जो लोगों को जिंदगी बख्शते हैं। सही। फारूक साहब, मैं बात करना चाह रहा था, आपने PDM का जिक्र कर दिया। वो इलेक्शन कमीशन के सामने जाएंगे, वहाँ जाके धरना देंगे, बैठेंगे, उलगड़प्पा करेंगे, हंसी मजाक होगा, गुफ्तगू होगी, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और भाई तू अपने घर को चल, मैं अपने घर को चल। बढ़िया, आपने कहा गुलगड़प्पा, पर वही कहानी की चल रही है। असल में मैं तो इसको कहता हूँ ये फ्रेंडली अपोजिशन है जी। ये हुकूमत को जो है वो टफ टाइम देने के बजाय हुकूमत को जो है ना ये गाइडलाइंस दे रही है। सही। कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे क्या करना है, ये सारी गाइडलाइन दे दी जा रही है, और ये इसको कहते हैं फ्रेंडली अपोजिशन। तो जो किरदार इस वक्त PDM अदा कर रही है उस वो फ्रेंडली अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है। तो लिहाजा इस पर मजीद गुफ्तगू करने से मैं तो गुरेज ही करूंगा। दूसरा पॉइंट जो है आपका, वो आप बताइए, उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वो गुजदार साहब पिछले 14 दिन से जो क्वारंटाइन हुए थे, वो असल में तैयारी कर रहे हैं। वसीम अकरम कहा करें ना, जैसे आप नाज़ी साहब कहते हैं। नहीं, वो बेचारा शरीफ आदमी है। अच्छा। उसको उसके नाम से पुकारने दे मुझे। वो असल में तैयारी कर रहे थे। देखिए, न्याजी साहब तो खुल्लम खुल्ला बता चुके हैं, जी हमारी तो तैयारी नहीं थी। अच्छा। हमें तो जनाब हुकूमत दे दी गई। अच्छा, गुजदार नहीं कह सकते थे। उसकी वजह ये थी कि बड़े लोग तो जो है ना कुछ भी कहते, उनको गिरफ्त में नहीं आते। अगर ये कह देते तो ये फंस जाते। तो लिहाजा अब आपा के साथ मिलकर, वो जो हमारे फारूक भाई की आपा है, वो इनको तैयारी करा रही थी। देखिए, वो तो हर फील्ड में मास्टर है। कराटे उनसे लड़वा लीजिए आप, मोटर बाइक पे धक्का लगवा के उनसे चलवा लीजिए आप, गालन गलोच के अंदर तो वो माहिर है। गालन गलोच, उनको डिग्री मिलनी चाहिए। यस, अब उनके साथ मिलकर ना ये प्रैक्टिस कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, मुझे बाहर जाके किस तरह से बयान देना चाहिए, किस तरह दुआने। तो ये 14 दिन के अंदर इन्होंने तैयारी मुकम्मल करी है। अब तैयारी मुकम्मल करके ये मैदान में कूद गए। अब देखते हैं क्या तीर मारेंगे, ये पंजाब हुकूमत को कहाँ लेके जाएंगे, कहाँ नहीं ले जाएंगे। पर सर, मैं कुछ आज आपसे एक बात करना चाह रहा हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। नहीं सर, बिल्कुल करें। मेरे पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के लोगों के मुतालिक, मैं कल इत्तेफाक से मैं बैठा हुआ था, तो TV पर प्रोग्राम चलते रहते हैं, तो ऐसे ही मुझे एकदम एक बच्चा जमूरा याद आ गया। बच्चा जमूरा आपने सुना होगा कि जो हमारे कुछ लोग हैं, एक खास तबका है पाकिस्तान के अंदर, वो क्या करता है कि वो 2 तरह के उसके अंदर वो एलिमेंट होते हैं। वो
एक बंदर साथ लेते हैं, एक बकरी साथ लेते हैं, एक कुत्ता साथ लेते हैं जी। और उसके बाद वो एक उनका जो उनको जो संभालने वाला होता है उसके हाथ में डुगडुगी होती है। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो गांव-गांव जाते हैं, जगह-जगह जाते हैं और जाकर जनाब अली वो तमाशा दिखाते हैं। बिल्कुल। वो कहते हैं घूम जा बच्चा जमुरा घूम जाता है। अच्छा। बोलते हैं उल्टा हो जा, सांप को रुकू कर, सलाम कर। ये सारे खेल जो है ना वो बदानी डुगडुगी बजा रहा होता है। बिल्कुल। तो वो डुगडुगी जिसके हाथ में होती है जी जी। उसके इशारों पे ये दोनों तीनों जानवर जो है वो नाच रहे होते हैं। अच्छा, एक और भी इसमें तबका होता है जो मुझे याद आया, आपसे कोई 30-35 साल पहले मैंने एक तमाशा देखा था। अच्छा। हम सिंध के अंदर एक जगह है नीलम पॉइंट के नाम से, ठट्टा के करीब, ठट्टा से आगे जाके है, बड़ी एक खूबसूरत जगह है मंजर झील के साथ, जिसे नीलम पॉइंट का नाम दे दिया गया। वहाँ वो लोग घूमने फिरने जाते हैं। वापसी पर हम एक जगह थोड़े से रुके हुए चाय पी रहे थे। तो वहां पर एक शख्स, वही डुगडुगी वाला जी, वो आया और उसने हमें तमाशा दिखाया। सही। काय का तमाशा दिखाया जी? सांप और नेवले का तमाशा। तो वो तमाशा जो था वो मेरे ज़हन में कल से क्लिक कर रहा है। अच्छा, उस तमाशे का सारा सीन अब और जो है ना मैं आज के सिनेरियो तज्जिया कर रहा हूँ। अच्छा, सांप जो होता है उसने बहुत सारे सांप होते हैं उसके पास। सही। और वो उसने एक थैले में बंद किए हुए होते हैं। अब नेवला उसका पालतू जानवर होता है। अब ये उसकी एक कमाई का धंधा है। और फिर होता क्या है कि वो पब्लिक को दिखाने के लिए, दाद लेने के लिए पब्लिक से और पैसा लेने के लिए वो बोलते हैं जनाब आप कौन सा तमाशा देखना है, आपको नेवले को सांप को मारते हुए देखना है या जनाब अली बस लड़ाई देखनी है? तो कहते जी हमने तो मारते हुए देखना है। सही। जब मारते हुए देखने होता है तो वो एक थैला निकालता है। अच्छा। उस थैले में से सांप निकालता है। ठीक। अब वो सांप निकाल के जनाब अली वो नेवले के सामने छोड़ता है। ठीक। अब सांप जो है ना वो अपनी दुम दबा के कभी इधर भागता है, नेवला उसको पकड़ा के लाता है। और एक वक्त ये आता है कि वो उस लड़ाई के अंदर नेवला जो है ना वो सांप का खून कर देता है। ठीक। और फिर वो बड़े नेवले के आप देते तो आगे पंजे छोटे छोटे से होते, वो बड़े जो उठा के पंजे अपने वो करता है। और वो जो सपेरा जो सपेरा के लिए उसको जो भी के लिए उसको जो डुगडुगी बजाने वाले मदारी, असल नाम तो मदारी, वो मदारी जो है ना वो मदारी जनाब अली उसको क्या करता है, दाद देता है, साथ देता है। बिल्कुल। तो अब ये सारा मंजर जो देखा। अच्छा, दूसरी तरफ जो होता है वो इसके पास एक टोकरी सी होती है जिसमें सांप रखा जाता है। बिल्कुल। उसमें जो है वो बड़ा सांप होता है। बिल्कुल। अब ये जब देख लिया तो हमने कहा यार लड़ाई वाला भी सीन देखना चाहिए। अब उसमें जो सांप था ना वो बड़ा सांप था। वो सांप क्या है, जब वो फन निकालता है ना तो नेवला डुबक जाता है, जब वो फन निकालता है नेवला डुबक जाता है। अच्छा। तो अब मैंने जो तज्जिया किया उस सारे सिनेरियो के अंदर कि अब हमारे यहाँ जो सिलसिला चल रहा है इस वक्त हुकूमत का पिछले काफी अरसे से, वो मैंने इस सारे वाक़े को, इस सारे चीज को अपनी हुकूमत और अपने मुल्क के बासियों और अपने आला इक़्तिदार पर काबिज हुक्मरानों को देखते हुए ये मैंने महसूस किया कि जो आला इक़्तिदार पर जो काबिज है हुक्मरान उनके हाथ में डुगडुगी है, वो बजा रहे हैं। सही। और जो हमारे इदारे हैं, खुल्लम खुल्ला कह रहा हूं इस बात को, जो हमारे इदारे हैं वो नेवले का किरदार अदा कर रहे हैं। अच्छा। और जो सांप उसके अंदर है ना उसमें दो तरह के सांप हैं। एक वो है जो फन उठाते हैं, वो कौन है? वो उनको ऊपर कभी नेवला हावी हो जाता है, कभी जनाब अली वो नेवले पे हावी हो जाते हैं। वो हमारे बड़े बड़े सियासतदान, बड़े बड़े मगरमच्छ, बड़े बड़े हमारे बिजनेस टाइकॉन कि जिनके सामने हमारी अदलिया सर रुको होती है, यूं झुकती है। कैसे झुकती है? और सर यूं झुकती है, ऐसे झुकती है अदलिया। अच्छा। और जो बच जाता है, जो हर मर्तबा सांप के सामने जाता है, उसको जनाब अली सांप जो चीड़ फाड़ कर देता है, वो हमारी अवाम है। और जब भी अवाम का खून रोडों पे गिरता है तो उसके पीछे हमें नजर आता है कहीं सजावल का सानिया, कहीं जनाब अली मॉडल टाउन का सानिया, कहीं हमें याद आता है अभी उस बच्चे के साथ जो इस्लामाबाद में सानिया हुआ सानिया नजर है। अच्छा, होता क्या है उसके बाद कि जो मदारी है ना जाहिरी तौर पर तो थोड़ा सा वो करता है, लेकिन वो अपने शिकार करने वाले को दाद देता है। तो हमारे भी दाद दे के छूट जाते हैं सारे, वहां दाद दे के छूट जाता है, यहाँ रिश्वत दे के, पैसा दे के, गरीब को दबा के उसको जनाबी छोड़ जाता है। तो हमारे पाकिस्तान की सूरत हाल इस वक्त वो मुझे उस सिनेरियो में नजर आई कि ये जनाब अली मदारी का खेल चल रहा है पाकिस्तान के अंदर।
जो कुव्वत वाला है वो कुछ भी कर ले, उसको कोई पूछने वाला नहीं। जो गरीब है, मुतवस्सित तबके का है, जिसकी कोई पावर नहीं है, जिसकी कोई स्ट्रेंथ नहीं है, वो कुछ कर ही नहीं सकता, उसको कुचल दिया जाता है और कुछ ले जा रहे हैं। ये सारा सिलसिला पाकिस्तान में चल रहा है। नियाज़ी साहब की जो हुकूमत आई है बरसद इक़्तिदार, इसको आने के बाद इसमें बजाय इसके कमी आने के उसमें और तेजी आई। माजी में भी ये होता रहा है, जब से पाकिस्तान बना ही हो रहा है, लेकिन इसमें शिद्दत आ गई है। शिद्दत किस तरह से आ गई है कि अब जो है, जो काम पहले डर के छुपके होते थे, अब खुल्लम खुल्ला होते हैं। अभी आपके सामने ये रिपोर्ट मिली है, मुसद्दक़ा खबर है, जहां तक मैं ये समझता हूं कि डीजी रेंजर कराची सिंध बिलाल अकबर साहब, जिन पर बहुत सारे इल्जामात थे और एक दहशतगर्द तंजीम के साथ मिलकर उन्होंने अरबों रुपया बनाया, वो गायब हो गए थे। वो मंजर आम से उनको हटा दिया गया था, वो गायब हो गए थे। अब हमारी ये इंसाफ पसंद हुकूमत, ये चोरों डाकुओं को सर कुचलने वाली हुकूमत, ये लुटेरों को जमीन बोझ करने वाली हुकूमत, इसने उन इल्जामात की भरमार वाले शख्स को जनाब अली मंजर से गायब कर दिया। हम तो बड़े खुश हुए कि जनाब अली कोई उनके खिलाफ ताबती कार्रवाई हो रही होगी, वो कहीं जेल की सलाखों के अंदर होंगे, कहीं। अब वो नमूदार काम हुए सऊदी अरब जाके, वो वहां क्या लगे हो? सऊदी अरब में जाके जनाब सफीर लग गए पाकिस्तान के। हैं जी जनाब। ये कहां से मिली थी आपको खबर? बस ये खबर आई है, हमारे भी कुछ कारिंदे जो खबर देते रहते हैं। अच्छा। तो अब देखना ये कि जनाब अली पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूशन रह गया है जो हर लिहाज से हर जगह काबिल है और वो हर जगह फिट हो जाता है। हमारे जितने भी इदारे हैं उनके बड़े बड़े सरबराह कहां से निकल के आ रहे हैं। बाकी इंस्टीट्यूशन के साथ क्या हुआ? कोई हमारे यहाँ मजहबी स्कॉलर, कोई हमारे यहाँ प्रोफेसर, कोई हमारे यहाँ साइंसदान, कोई हमारे यहाँ ऐसा टेक्नोक्रेट नहीं है जिसको हम आगे लेके जा सके। सिर्फ इदारों के खास लोगों को और जिनके ऊपर करप्शन के इल्जाम हो उनको ले जाके हम इसी जगह पे लगाएं। हमारे सऊदी एक शख्स जो सारी उम्र जिसने यस्सर किया हो फौज की जिंदगी उसकी जो थी, उसको क्या पता सिफारती ताल्लुकात क्या होते हैं? बिल्कुल, उसको कुछ नहीं पता। सिफारतकारी कैसे होती है? नहीं, ये तो क्या उसकी एजुकेशन है? आपको कहते हैं ना अंधेरी नगरी चौपड़ राजा, गाए जा प्यारे बजाए जा बाजा। तो आपको अपनी हुकूमत बचाने के लिए नियाज़ी साहब ये सब कुछ करना पड़ रहा है। मैं तो ये महसूस कर रहा हूँ वजह उनको ये अपनी हुकूमत बचाने के लिए नियाज़ी साहब ने पहले तो खाली कपड़े से जूते साफ करते थे, अब तो जबान से तलवे चाटने शुरू कर दिए। आपके इस एग्जाम के बाद मैंने इस नतीजे पर पहुंचा हूँ। तो हमारे अवाम का क्या बनेगा? ये तो फिर बड़ा, तो ये अलमिया पाकिस्तान के साथ चल रहा है जो मैंने आपको बताया कि ये दुख भरी दास्तान है पाकिस्तानी के अवाम की कि जनाब अली उनके साथ जुल्म इस तरह से हो रहा है कि महंगाई जो है वो नियाज़ी साहब इक़दाम तो करने के लिए बातें करते हैं सारी, लेकिन अब तक ये बताइए कि जितने उन्होंने महंगाई के खिलाफ इक़दाम करने की बात की उस पर कितना अमल हुआ? मुझे तो कोई भी नजर नहीं आ रहा है। 2.5 साल के अंदर डॉलर कहां से कहां पहुंचा जी, आटा चीनी कहां से कहां पहुंचा, ये सब चीजें ऊपर ही है, नीचे कोई चीज नहीं है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपका तो ताल्लुक माशाल्लाह बिजनेसमैन कम्युनिटी से आप ताल्लुक रखते हैं। पाकिस्तान में जो शुगर मिल्स है, क्या वो इतनी तादाद में शुगर प्रोड्यूस नहीं कर सकती कि पाकिस्तान की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा किया जा सके? आपका क्या इसमें है? देखिए, कर सकती हैं या नहीं कर सकती? जहां तक आप शुगर मिल्स की बात कर रहे हैं जी, तो मैं ये समझता हूं कि अगर प्राइवेट सेक्टर के अंदर शुगर मिल मालकान जो है वो इस काबिल नहीं है कि वो इतनी शुगर प्रोड्यूस कर सके कि हम अपने मुल्क की जरूरत को पूरा कर सके, तो गवर्नमेंट इस सेक्टर में खुद क्यों नहीं आती? देखिए, हम जब बात करते हैं गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट एक मुस्तनद इदारा है। अच्छा, हमारी मिलियंस और मिलियन के हिसाब से एकड़ों पर जमीन जो है बेकार पड़ी हुई है, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? ये आप जो फॉर एग्जाम्पल आप 1 साल की ले लें, इस साल जो हमने शुगर इंपोर्ट की बाहर से, उसमें जो आदाद शुमार है, हमने गैस इंपोर्ट की, आप उसको कैलकुलेट करें तो वो बिलियंस के अंदर जाते हैं, डॉलर्स। जी जी, लेकिन अगर हम उन 1 साल की बचत कर लें, 1 साल को हम बचत करके अगर हम
अगर वो मिल्स पूरा नहीं कर रही हैं तो 4 मिल सरकार अपनी लगा ले। लेकिन सरकार कैसे लगाए? सरकार तो वो चलते हुए इदारे, स्टील मिल और पीआईए वो डुबो रही है, तो क्या लगाएंगे ये लोग? अब हम कहां जाएं? बात दरअसल ये कि अवाम कहां जाए? अभी पंजाब में, सिंध में ज्यादा शुगर मिल्स है, ये 200 में ज्यादा शुगर मिल्स है। बाकी एक तो वो चुकंदर से बनती है उधर 400 केपीके में। बलोचिस्तान को तो मुझे अभी कोई आइडिया नहीं है वहाँ को शुगर मिल है या नहीं है। तो ये इतनी ज्यादा शुगर मिल्स, अभी मैं आपको सिर्फ साउथ पंजाब को बता देता हूँ कि मुल्तान का जो एरिया है सर, वहाँ पे इस वक्त तकरीबन कोई 5 शुगर मिल हैं साउथ पंजाब के एरिया के अंदर। ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ आपको, डीजी खान डिवीजन और मुल्तान डिवीजन, इसमें भावलपुर शामिल नहीं है। भाई 200-250 शुगर मिल्स है पूरे पाकिस्तान के अंदर। तो क्या वो छोटी बड़ी मिला के इतनी कैपेसिटी भी नहीं है असल में कि वो मुल्क की जरूरियत पूरी कर सके? नहीं बिल्कुल क्या ये करप्शन का एक नया तरीका इख्तियार किया जा रहा है कि इसी चीनी को किसी फर्जी नाम पे बाहर भेजा जाए और फिर फर्जी नाम पे बिल्कुल बनाया जाए? बिल्कुल माजी में भी ये हुआ है और अभी भी यही हो रहा है। तो जब इस सब चीजों का पता है इन लोगों को, किसको पता है? जो भी हुक्मरान है, कौन? खासतौर पे हमारे जो ये तब्दीली सरकार है। नहीं कौन है हुक्मरान? हुक्मरान होने पर लेकिन तो वजाहत कर दीजिए, क्लियर कर लीजिए। तब्दीली सरकार तो नहीं सर, इन मामलों में तो अब हर जगह तो एस्टैब्लिशमेंट नहीं टांग फंसा नहीं, तब्दीली सरकार तो सिर्फ वो है नहीं। अब देखिए ना, रबर स्टैम्प है। कुछ जगहों पे उनको फ्लेक्सिबल भी किया गया होगा ना, कि हर जगह तो नहीं उनको कहां फ्लेक्सिबल किया गया बता दिए सर। अब तब्दीली सरकार ने कोई बयान, सानिया पीआईए के ऊपर कोई बयान दिया नहीं? बता तो कोई बयान नहीं दिया। अब आप सोचिए ना जरा सा, इतनी बड़ी जगहसाई पूरी दुनिया के अंदर हो गई, एक लफ्ज बोल सके प्राइम मिनिस्टर साहब? आप मुझे सिर्फ इस चीज का मुझे बताएं कि ये जो चीनी का जो मामला है, ये क्या करप्शन का एक बेहतरीन जरिया नहीं है जो उन्होंने इख्तियार किया और लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं? चीनी हमारे मुल्क में वाफिर मिकदार में, गंदम हमारे मुल्क में वाफिर मिकदार में, हमारे फ्रूट्स दुनिया भर में एक्सपोर्ट किए जाते थे, उसके ऊपर भी अभी कदगन लगी हुई है, पॉलिसी सही नहीं है। फिर जनाब अली पेट्रोल की हमारे यहाँ कोई कमी नहीं। आपकी जो साबका हुकूमतों ने गलत मायने किए हुए हैं, आप उसको खत्म करें जनाब, रिफॉर्म लेकर आए, चीजों के अंदर रिफॉर्म लाए, माहिदे दोहराए जाए। नहीं तो तमाम ममालिक से बराबरी की बुनियाद पर जो आपने बात की थी, हम आएंगे तो हम बराबरी की बुनियाद पे बात करेंगे, तो बराबरी की बुनियाद पे बात करके जनाब अली आपको माहिदों को दबाना रीसेट करें। जब ये जलसे करते थे या पोजीशन में होते थे, जब बड़े बड़े जलसे होते थे और खूब गाने और खूब म्यूजिक चलता था और बड़ा ठीक ठाक, एक यानी कि एपिसोड्स के हिसाब से जलसा होता था। जी जी, एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3, 3 एपिसोड में जलसा फिनिश। जी जी, हर एपिसोड में एक ही बयान, हमने ये प्लान बना लिया, हम ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। वो प्लान कहाँ है? वो प्लान किधर गए? वो कहते हैं ना कि हाथी के दांत दिखाने को रोते हैं, खाने को रोते हैं। तो इन्होंने जो दिखाने के दांत थे वो मसनूई दांत थे सारे। वो तो कफन पेश के गायब हो गए, कफन पहन के गायब हो गए। तो अब क्या करेंगे ये? इनके पास ना पहले कुछ था ना अब कुछ है, ना ये माजी में आगे कुछ कर सकते। इनको जो चलाने वाले हैं वो चला रहे हैं और वो अपने आदमी को जगह जगह सही तरीके से फिट कर रहे हैं। चीजों को उनको पता है कि यहाँ से आटा, चीनी, ये चीजें स्मगल होती हैं अफगानिस्तान, ये क्यों नहीं रोकते उसको? भाई देखिए, अफगानिस्तान को उनकी गुड बुक में शामिल थे ना, वो तो पहले भी अफगानियों को सपोर्ट करते रहे हैं। जी साहब, स्मगल जो करते हो रहा है सामान यहाँ से अपनी अवाम के लिए पूरा नहीं हो रहा है और स्मगल किए जा रहे हैं। आप मजे की बात देखें, फिर आप बात करें, अच्छा ये बॉर्डर्स किसके अंडर में आता है? ये सिक्योरिटी फोर्सेस के। सिक्योरिटी फोर्सेस किसके अंडर में? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कौन से इदारे? नहीं, जो बॉर्डर पर मेन फोर्सेस है वो हमारे अस्करी इदारे हैं ना। पाकिस्तान आर्मी इसको, हमारे अस्करी इदारे कैसे बाहर जान देते हैं सारा माल? जो पाकिस्तान के वफादार इदारे हैं, जिनकी वजह से पाकिस्तान की सालमियत बरकरार हम ये समझते हैं मौजूद है, तो वो ये कैसे स्मगलिंग होने देते हैं? ये इस चीज का तो यकीन कीजिए कि बड़ा ये कोई जहाज के अंदर तो नहीं जा रहा ना कि एयरफोर्स सिक्योरिटी फोर्स वहां भी ट्राजर जाते हैं, बड़े बड़े कंटेनर होते हैं उसमें। किसी ने पर्स पे छुपा के कोई चीज ले गया, वो भाई लाइनों के हिसाब से कंटेनर के ट्राले लेके जाते हैं, इनको कोई परवाह नहीं है। चंद टकों की खातिर ये मुल्क में महंगाई ईमान फरोश लेकर आ रहे हैं। ईमान फरोश। अच्छा एक चीज बता दूं, इसमें कसूरवार वो नहीं है जो बॉर्डर फोर्स के ऊपर ऑर्डर्स के बेचारे मिलता है ऐसे करो ऐसे करो, उन्होंने ऑर्डर पूरा करना है। इसमें वो कुव्वतें जो हेड कर रही है इसको, वो शामिल है जी। और इस हेड करने वाले में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव की आती है, और चीफ एग्जीक्यूटिव जो भी है, चाहे वो रबर स्टैम्प के तौर पर हो, जिम्मेदारी उसी के ऊपर है। उसको नहीं, उनको चाहिए ना, खान साहब को चाहिए कि ये चीजों पर तवज्जो दे, ये चीजें रोके, क्योंकि देखें ग्राउंड रूट्स पे करप्शन रुकेगी
तो आगे मामला आप देखिए, सीधी सीधी बात मैं आपको खोलूं मिसाल, आपके पास एक जगह पानी का, उसमें 4 गिलास आते हैं जी, पैमाना बना हुआ है ना, आप उसमें जब 4 गिलास भर देंगे उसके बाद अगर उसमें मजीद पानी डालेंगे तो क्या होगा, डिस्टर्बेंस होगा, फिर पानी साइडों में गिरेगा, वो डिस्टर्बेंस होगी ना, निकलेगा, बाहर गिरेगा, उबल जाएगा पानी। तो अब जो है पैमाना जो है हमारे जो है ना, इन तमाम चीजों का पैमाना जो है वो लबरेज हो गया, अब उबलने वाला है जी जी। एक बात और आज मैं यहाँ कहना चाह रहा था आपसे, वो बहुत जरूरी बात थी, आपकी गोश्त गुजार कर दूं, क्योंकि आइंदा चंद दिनों में, आने वाले दिनों के अंदर जी जी आप ये देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर फिर एक बार मजहबी कुव्वतें, जो कल उन्होंने कहा ना, क्या नाम है, हारून रशीद साहब ने, उनकी तरफ मैं आता हूँ, और हमारे जो बड़े भांड है शेख रशीद साहब, उन्होंने मदारिस के तुलबा पर सियासत में जलसा जुलूस में जाने पर पाबंदी लगाने की जो नजर सुनाई है, कि वो पाकिस्तान के शहरी नहीं। अच्छा, उसकी वजह बताऊं मैं क्या है, ये सारे इकदाम क्यों हो रहे हैं, ये पेश की तैयारी हो रही है। अच्छा, पेश की तैयारी, ये किस चीज की पेश की तैयारी हो रही है कि आपने खादिम हुसैन रिजवी साहब का तो मर्डर करवा दिया, मैं कहता हूं उनका मर्डर हुआ है, जो कोई भी आए जो मुझसे कहना चाहे पूछना चाहे पूछ ले, खादिम हुसैन रिजवी साहब का बाकायदा मर्डर हुआ है। अच्छा, और जो मायदा हुआ तय पाया था, उस मायदे के तहत हुकूमत ने उनसे टाइम मांगा था, सही है, कि हम फ्रांस के सफीर को जो है उसके अपनी जो है क्या नाम है पार्लियामेंट के अंदर उसके मुतालिक बातचीत बहस करके उसको फारिग करेंगे, उनसे भेजेंगे, सही। और जो दूसरे मुतालबात थे उनकी डेडलाइन आ रही है 16 फरवरी। अब इन्हें खदशा लग गया अभी से ये कि 16 फरवरी करीब आ रही, हम तो अभी तक कुछ कर नहीं सके और ना ये कुछ कर सकेंगे, तो इन्होंने तोप का मुंह फजल रहमान की तरफ रख के, तोप का मुंह, जो फजल रहमान तो बीच का आदमी है, उधर उसको जिधर से लड्डू मिलता है उधर झुक जाता है, सही है, वो एस्टेब्लिशमेंट का भी मोहरा है और वो पीडीएम का भी मोहरा है। तो और जो खादिम हुसैन रिजवी और उनकी जो जमात थी, वही उन लोगों की जमात है जो पाकिस्तान बनाने वाले हैं। बिल्कुल। अब जो पाकिस्तान बनाने वालों की जमात ये देख रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासत अब शुरू हुई है वो लाकानूनियत की नहीं, लाकानूनियत तो चलती आ रही है, अब जो सियासत शुरू हुई है वो ताक़ुज़ नामुज़ रिसालत के खिलाफ शुरू हुई है। बिल्कुल। और उसका सबसे पहला अंदिया हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अपनी कैबिनेट के अंदर कादियानियों को शामिल करके किया, कादियानियों को खुली छूट दी। तो अब वो लोग जो बानियाने पाकिस्तान की औलादों में से हैं, या वो तबका मजहबी जो जिसने पाकिस्तान को बनाने में अहम किरदार अदा किया था, उसको पाबंद करने के लिए 16 फरवरी से पहले इन्होंने ये इक़दाम उठाए। और वो बड़े भाण जो बड़ी दावे करते थे कि हम ताक़ुज़ नामुज़ रिसालत के रखवाले हैं, हमसे ज्यादा कौन हुब्बे रसूल में अपनी आंख को पेश करेगा, अब उनके ज़िम्मे ये कहानी लगा दी गई। अच्छा, कि जनाब अली आपने मदारिस को रोकना है, तुलबा को रोकना है, उस जमात के साथ दीनी लोगों की वाबस्तगी है। अब दीनी लोगों के अंदर जितने भी लोग हैं वो मजहबी लोग हैं, वो सब दाढ़ी वाले होते हैं, वो टोपी और इमामे पहने होते हैं, इनको ये मदारिस के तुलबा कहते हैं। तो और मदारिस के तुलबा भी होते हैं, यानी बिल्कुल वो हमारे पाकिस्तानी शहरी है, वो आ सकते हैं, हर जगह आएंगे। उनको रोकने के लिए अभी से रास इक़दाम किए जा रहे हैं। फरमान इस बात को मैंने नोट कर लीजिए, ये 16 फरवरी जो डेडलाइन है उससे पहले ये कानून भी बनवाना चाहेंगे, सब कुछ करेंगे ताकि वो किसी सूरत में मैदान वाल में निकल के ना आए। क्योंकि 2 मरतबा जो है वो वादा बईद के अंदर जो है ना उनको डस लिया गया है, बकायदा डसा गया है। 2 मरतबा उनसे झूठे वादे करके उनको डसा गया है। अब तीसरी मरतबा वो अपने आप को नहीं डस पाएंगे, अब वो आपको किनारे लगा कर जाएंगे। ठीक हो गया, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जनाब एम.एस. सदर साहब, आज आपने बड़ा अच्छा तजिया किया जी। उम्मीद है नाज़रीन आज का प्रोग्राम आप लोगों को पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मोहम्मद फारूक डोगर और जनाब एम.एस. सदर साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हमारा मैं नामिया नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।